ऑडियो और वीडियो अगर क्लियर है तो आप मैसेज कर सकते हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। यस, गुड इवनिंग। श्रुति, आलोक, हाँ, ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर। स्टार्ट करें सेशन आज का। बढ़िया, अच्छे से सुन पा रहे हैं? ग्रेट। वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, और हमारा जोर इस बात पे चल रहा था कि हम वैल्यू कैलकुलेट कर पाएं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की, चाहे थीटा की वैल्यू हमें कुछ भी क्यों ना दे रखी हो। ठीक है, तो जो लोग लास्ट लेक्चर में थे उनको पता होगा, और जो नहीं थे उनको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि भाई देखो मैंने ये सिखाया था। एक बार और मुझको बता देंगे, सब कुछ क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है एवरीवन? यस, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है, और यहाँ दोबारा से 360 डिग्री भी आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर कोसाइन या कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ये मैंने आपको कल बता दिया था। जैसे कि अगर कोई हमसे पूछता है साइन 210 डिग्री, तो अब 210 कहाँ पे आएगा? इन दोनों के बीच में ये कहीं पर आएगा, तो उसमें साइन तो नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है। इस तरह हमें आइडिया लग जाता था कि कौन प्लस का है और कौन माइनस का है। आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा ये हमें पहले से पता चल जाता था। इसके अलावा मैंने आपको अलाइड एंगल की थ्योरी बताई थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर कभी भी साइन, कॉस, टेन, इनका जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब पीछे जो एंगल लिखा हुआ है, वो 90 प्लस और माइनस थीटा है, या 270 प्लस और माइनस थीटा है, इसका मतलब ये है कि जो 90 होता है वो है π/2, इसका ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल समझते हैं ना? 1, 3, 5, 7, है ना? यहां पर कोई ऑड नंबर आ रहा होगा, ठीक है, इसका कोई ऑड मल्टीपल है, और प्लस और माइनस थीटा लिखा है वहां पे। इस केस में क्या होगा, हमारे पास को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम साइन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो साइन के लिए जो आंसर आएगा वो कॉस में चेंज हो जाएगा। कॉस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें फाइनल आंसर साइन के लिए निकालना पड़ेगा। टेन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट के लिए कर रहे हैं तो टेन में चेंज हो जाएगा। ये अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएंगे, ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, बढ़िया। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर कभी भी 180 प्लस और माइनस थीटा है, ठीक है, या फिर 360 प्लस और माइनस थीटा है, मतलब यहां पर 2n पाई प्लस और माइनस थीटा है, जिसमें n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, पर 2n मतलब एक इवन नंबर बनेगा हमेशा। यहाँ पे ये जो नंबर बन रहा है ये एक इवन नंबर बनेगा। तो इवन नंबर अगर वहां पर बन रहा है तो जैसे 2 पाई है ना, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे कुछ भी बनता चला जा रहा है, तो मतलब 180 आ जाए या 360 आ जाए, ठीक है ना? तो इस तरह से अगर यहाँ पर नंबर आते चले जा रहे हैं तो इस केस में जो साइन है वो साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा,
tan tan ही रहेगा, इनको अपने को फंक्शन में चेंज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। उसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम अभी विचार कर रहे हैं, तो हमें समझ आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे वो हमसे बोल रहा है कि इवेल्युएट कीजिए cos 330 डिग्री को। अगर मुझे cos 330 डिग्री को इवेल्युएट करना है तो सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगा कि 330 डिग्री आएगा कहाँ पे। भाई देखो, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है ना, और यहाँ पे दोबारा से 360 डिग्री आता है। तो अब स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे कहीं पे 330 डिग्री आएगा जो कि 360 से कम होगा। तो नंबर 1 तो ये जहां कहीं पे भी पहुंच गए, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। ASTC रूल के हिसाब से यहां पर ऑल, यहां पर साइन, यहां पर टेन और यहां पर कॉस। तो इसका मतलब इस जगह पर कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस के पीछे 330 लिखा है, तो मेरे दिमाग की बत्ती जलेगी कि जो इसका अल्टीमेटली लास्ट में आंसर आना है वो आंसर कैसा आना है बेटा, पॉजिटिव आंसर आना है। इसलिए अब मैं गलती तो नहीं कर सकता, गलती करने की गुंजाइश खत्म हो गई, गलती हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर मैं गलती करने की कोशिश भी करूंगा तो भी नहीं होगी। अगर मैं चारों आंसर देखूंगा उनमें से जो प्लस वाला आंसर होगा वही मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, माइनस वाला तो मैं सिलेक्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, बढ़िया। अब मुझे ये देखना है कि मैं इसको लिख क्या सकता हूं। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं cos 360 माइनस 30 डिग्री। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? 360 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? ठीक, अगर मैं इसको cos 360 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं तो अभी मैंने पीछे सिखाया था कि अगर 360 180 प्लस माइनस थीटा आएगा तो कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है, उसमें cos ही रहेगा। 360 प्लस और माइनस थीटा cos थीटा ही होगा, और यहां थीटा का मतलब क्या है, 30 डिग्री, इसलिए ये cos 30 डिग्री ही होगा। क्लियर है? अब हमें सोचना है कि साहब cos 30 की वैल्यू क्या होती है। cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है, यानी कि √3/2। क्लियर? क्लियर है? तो इस तरह हम आसानी से रीच कर गए आंसर पे कि भाई इसकी आंसर जो होगी वो √3/2 होगी। स्पष्ट है सभी को? कोई समस्या नहीं? चलिए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा होता जो इस 330 को, जरूरी थोड़ी है कि मतलब 360 माइनस 30 लिखेगा, अगर हो सकता है वो 270 प्लस 60 लिख लेता। तो अगर इसको 270 प्लस 60 लिख दिया जाए, माफ कीजिए, अगर इसको cos 270 प्लस 60 लिख दिया जाए, अब यार वैल्यू तो एक ही है तो आंसर तो √3/2 ही आना चाहिए। लेकिन हमने सीखा है कि अगर 270 प्लस और माइनस थीटा होता है तो हमें को फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले को फंक्शन में चेंज करेंगे। कॉस का को फंक्शन कौन हो जाएगा, साइन, और यहां पर 60 लिखना पड़ेगा। प्लस माइनस का फैसला हमने पहले ही कर लिया, इसलिए आंसर प्लस का ही आ रहा है, ये पहले से ही तय। और इसकी आंसर फिर से क्या हो गई बेटा, √3/2, क्योंकि ये वैल्यू तो सेम ही है ना, इसकी आंसर तो एक ही आएगी। इसलिए इससे कुछ नहीं होता कि सर मैं 360 में से प्लस माइनस करूं या 270 में से प्लस माइनस करूं, तेरे को जैसा अच्छा लगे तू वैसा कर ले भाई, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक? आगे चलें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेल्युएट कीजिए 1125 डिग्री। कितना कैलकुलेट करना है, 1125 डिग्री। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि 2 पाई कितना होता है। 2 पाई होता है हमारे पास 360 डिग्री, तो 4 पाई कितना होता होगा, 72, मतलब 720 डिग्री। तो 6 पाई कितना होता होगा, 6 पाई कितना होता होगा, 1080 डिग्री।
यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब सोचो कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 10, अच्छा ये 2 पाई 4 पाई का क्या मतलब है? 2 पाई मतलब 360, मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। 2 पाई भी यही होते हैं, 4 पाई भी यही होते हैं, और 6 पाई भी यही होते हैं। हम एक बार घूमते हैं 2 पाई, एक और बार घूमते हैं 4 पाई, एक और बार घूमते हैं 6 पाई। ठीक है, अब यहां पर ये बोल रहा है हमसे कि 10 1125, तो इसको हम लिख सकते हैं 1080 प्लस 45 डिग्री। ठीक, क्लियर है ये बात? अब ये जो 1080 है, इस 1080 को हम 6 पाई लिख सकते हैं। 6 पाई मतलब इतने चक्कर पूरे हो गए, और पीरियोडिसिटी के हिसाब से ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। अब ये आ कहां पे गया? ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि अपन ने 3 तो पूरे चक्कर लगा लिए और उसके बाद अपन 45 डिग्री और ऊपर आ गए। सही है ना? तो इसका मतलब अपन फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर तो प्लस में ही आएगा, और को फंक्शन में भी चेंज नहीं होगा। और 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसलिए मैं बड़े प्यार से आपको हर एक वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं, ताकि बाद में आप ये ना कहोगे सर हमारा जो मैथ्स है वो हमसे नहीं हो पा रहा, मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी बातें आप नहीं करो, इसलिए मैं तो सारी की सारी वैल्यूज आपको एकदम अच्छे से सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी कुछ मतलब थंब वम दिखाते जाओ यार, जल्दी जल्दी थंब दिखा दिया करो तो हम आगे बढ़ लिया करेंगे, है ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इससे पता चलता रहता है कि मतलब जिंदा लोगों को पढ़ा रहे हैं अपन। ठीक है, अब बोल रहा है कि साइन -30 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब -30 डिग्री कहां पर होगा साहब? यहां पे होगा +30 और यहां पे होगा -30। -30 मतलब ये कहां पर होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या पता था कि जो कॉस होता है ना वो पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कॉस पॉजिटिव था, बाद बाकी सारे नेगेटिव थे। इसका मतलब साइन की आंसर भी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी आंसर माइनस में आएगी, और फिर क्या ये अपने को फंक्शन में चेंज होगा? देखो को फंक्शन में चेंज होगा या नहीं होगा, उसके लिए पहले इसको लिख के देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? साइन -30 को साइन -30 लिख रहे हैं, है ना? साइन -30 को साइन -30 लिख रहे हैं, बस हमें ये पता चल गया वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसकी सीधी वैल्यू माइनस में आएगी, और ये 30 डिग्री होगा यहाँ पे। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो ये हो गया -1/2। क्लियर? क्लियर? ओके है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। बहुत अच्छे, तो इसमें 2 स्लाइड मिलेगी आपको, जो आपका होमवर्क ही समझ लो आप। इसमें आप जो है वो यहां पर लिख सकते हो कि आपको क्या समझ में आ रहा है। जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि अगर कोई मुझसे बोलता है 90 प्लस या माइनस थीटा, तो सबसे पहली बात तो वो अपने को फंक्शन में चेंज होगा। ठीक है, सबसे पहले तो वो अपने को फंक्शन में चेंज होगा, क्योंकि 90 प्लस और माइनस थीटा है ना, इसलिए वो अपने को फंक्शन में चेंज होगा। पर जितने भी 90 माइनस थीटा वाले हैं, 90 माइनस थीटा वाले सारे के सारे कहां पर आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 360 प्लस थीटा वाले भी सारे के सारे कहां आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब पहुंचते हो? 90 माइनस थीटा से भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हो, 360 प्लस थीटा से भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हो, और एक अभी वो 1080 वाला सवाल किया था, है ना, 720 प्लस थीटा से भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हो, 1080 प्लस थीटा से भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हो। ठीक है ना? तो 2 पाई प्लस थीटा से भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हो, 4 पाई प्लस थीटा से भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हो, 6 पाई प्लस थीटा से भी आप
फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हो 2n पाई प्लस थीटा से, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो, उससे भी आप कहां पर पहुंचते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हो। क्लियर है? जब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगे तो बिंदास इन सबके आंसर प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में आने वाले, इन सबके आंसर प्लस में प्लस में प्लस में आने वाले। लेकिन जब आप 90 प्लस माइनस करोगे तो आपको साइन की आंसर कॉस में मिलेगी, कॉस की आंसर साइन में मिलेगी, टेन की आंसर कॉट में मिलेगी। लेकिन जब 360 प्लस माइनस थीटा करोगे तो आपको साइन की आंसर साइन में मिलेगी, कॉस की आंसर कॉस में मिलेगी, टेन की आंसर टेन में मिलेगी। समझ गए क्या बात को? समझ गए क्या बात को? इसी तरह भाइयों और बहनों, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका है कि आप 90 से आगे चले जाओ या 180 से पीछे रह जाओ, क्योंकि 90 और 180 के बीच में ही तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो या तो आप 90 से आगे चले जाओ या 180 से पीछे रह जाओ। तो अगर आप 90 प्लस थीटा में हो तो भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और अगर आप 180 से पीछे हो तो भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का होता है। तो साइन अगर अकेला प्लस का है तो साइन वाले का आंसर प्लस में आएगा, साइन वाले का आंसर प्लस में आएगा, बाकी दोनों का आंसर माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। सहमत है? इसके बाद जो 90 प्लस माइनस वाला है उसमें को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, और जो 180 प्लस माइनस वाला है वो को फंक्शन में चेंज नहीं होगा। यहां पर साइन का आंसर साइन में ही आएगा, कॉस का आंसर कॉस में ही आएगा, टेन का आंसर टेन में ही आएगा। बोलो बात बन गई क्या? बात बन गई? अंगूठा दिखाओ, आगे बढ़े, बोलो जल्दी। बात बन गई बेटा? हाँ, तो सबसे पहले हम ये निर्धारित करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में हैं। तसल्ली से सोच लेंगे वहां पे कौन प्लस का होता है कौन माइनस का होता है। नंबर 2 पे हम ये सोच लेंगे, नंबर 2 पे हम ये सोच लेंगे कि अच्छा ये प्लस का है ये माइनस का है, ये तो पहले ही तय हो गया, अब मुझे को फंक्शन में चेंज करना है या नहीं करना है। तो ये तो मैंने कर दिया, आगे आप खुद करेंगे, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में आप खुद सोचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप खुद सोचेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप खुद सोच लेंगे, मुझे उम्मीद है सोच लेंगे। अगर सोच पाएंगे तो यस लिखिए, अंगूठा बताइए, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सही चल रहा है? बहुत अच्छे, बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एडिशन फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको दो एंगल का सम करके फिर उसके लिए साइन की वैल्यू निकालनी हो या कॉस की वैल्यू निकालनी हो या टेन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करें? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि हम डिराइव करके भी ला सकते हैं और डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं। बीइंग अ बायो स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ डिराइव करें, हमारे पास वैसे ही बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हम काम काम की चीज़ जो है लर्न कर लेंगे, और बहुत लंबा चौड़ा कुछ है नहीं, लॉजिक यहाँ से शुरू होगा वहाँ पे लॉजिक लगा देंगे। अभी अपन चाहें तो ये जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ इनको डिराइव भी करके दे सकता था, मेरे को आपको 5-5 मिनट लगते, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है ना। अगर अपना मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता तो अपन डिराइव भी कर लेते, तो डिराइव करने का कोई काम अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डेरिवेशन बहुत सरल है, अपन चाहें तो कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। अभी हम साइन के आर्ग्यूमेंट में कोई एक फिक्स एंगल देख रहे थे, जैसे कि साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन जो 60 डिग्री, कोई भी एक फिक्स वैल्यू देख रहे थे। लेकिन अब अगर मान लो कि जो फिक्स वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है उसकी हमें वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हमें ना क्या किन की वैल्यू पता है, हमें 0 डिग्री की वैल्यू पता है, हमें 30 की वैल्यू पता है, हमें 45 की वैल्यू पता है, 37 की पता है, 53 की पता है, 60 डिग्री की पता है, 90 डिग्री की पता है। इसके अलावा जितने भी एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हमें रटी हुई नहीं है। इसलिए अब अगर ऐसा कोई नंबर आ गया जैसे 75 डिग्री आ गया, अब 75 डिग्री मिलकर बना है 45 डिग्री और 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं, 45 पे क्या वैल्यू होगी वो भी हम जानते हैं,
लेकिन हम डायरेक्ट साइन 75 डिग्री की वैल्यू नहीं जानते, इसलिए हम साइन 75 डिग्री को लिखना पसंद करेंगे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब अगर कोई ऐसा फॉर्मूला हो, हाँ बेटा उसका भी बताएंगे पांडे जी, अभी बताएंगे। पांडे जी देखो ऐसा है, मैं तो मतलब 1 डिग्री की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, 1.2 डिग्री की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, लेकिन समझना ये पड़ेगा अपन को कि अपन सिर्फ जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उतना पढ़ रहे हैं, और मैं आप लोगों को पढ़ाता भी उतना ही हूँ। ठीक है, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो जितना आप लोगों को पढ़ाना है ना बेटा, वो तो मैं कभी का पढ़ा के समाप्त कर चुका। अभी मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाता हूँ, घर पे जो पढ़ता हूँ वो तो बिल्कुल ही अलग है। मैं तो क्वांटम फिजिक्स के लेक्चर देख रहा होता हूँ या खुद पढ़ रहा होता हूँ, जो मुझे आपको कभी भी नहीं पढ़ाना। तो इससे तो आप निश्चिंत रहो कि आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे मैं उसका आंसर बता दूंगा, लेकिन बस मुझे ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अपना समय उसी काम में लगाएं जिससे कि अपनी परीक्षा में नंबर ज़्यादा आए। क्योंकि मैं तो बोला ना अभी कि मैं डिराइव करके भी ला सकता हूँ, ये जो आप पूछ रहे हो मुझसे ये मैं डिराइव करके भी ला सकता हूँ, पर अब मैं साइन 95 डिग्री की अगर ज़रूरत है तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा, पर अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं सिखाऊंगा। बस इतनी बात कर रहे हैं, तो अभी आप खुद ही निकालने लग जाएंगे, कोशिश करते हैं। तो अब जैसे साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब अगर किसी को ये जिज्ञासा हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हम बकायदा डिराइव कर सकते हैं, हमारी योग्यता है कि हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसमें केवल समय नष्ट होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका डेरिवेशन कभी भी नहीं पूछा जाएगा। डिराइव करने के बाद भी आप ये रटोगे इसको, तो पहली बार में रट लो। तो साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये लर्न होना चाहिए हमें। इसके बाद हमारी बात आती है कि अगर कॉस को इसी तरह तोड़ के लिखना पड़े ए प्लस बी में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास कोस ए कोस बी। ध्यान दिया जाए, है ना, कोस ए कोस बी। अब यहाँ प्लस लगा हुआ है, जनता सोचेगी यहाँ प्लस आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान दिया जाए, है ना, फॉर्मूले पे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जबकि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहां प्लस नहीं है बेटा, ध्यान रखना है ना, क्या है, माइनस है। इसके बाद बात कर रहे हैं टेन ए प्लस बी की। टेन ए प्लस बी की, इसका फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो अगर अपने को कम से कम इतना याद है तो भी अपन काफी कुछ कर सकते हैं, मतलब इतना भर भी याद हो तो भी अपन काफी कुछ कर सकते हैं। फिर बाकी के सारे फॉर्मूले इनको देखकर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन बाकी के सारे फॉर्मूले इनको देखकर भी निकाल सकते हैं, इनकी मदद से कुछ लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं और उस लॉजिक से भी निकाल सकते हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। उसके बाद कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब सर अगर यहाँ पे माइनस लग जाएगा, मान लो सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले बनाने हो तो क्या हो जाएगा? तो बहुत आसान है, अगर सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले बनाने हो तो जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ माइनस आने लगेगा और जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ प्लस आने लगेगा। एकदम सरल है। तो अगर हमें ये याद है तो हमें माइनस वाले भी अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला बनाना चाहते हैं और हम लिखना चाहते हैं साइन ए माइनस बी, तो कुछ भी नहीं करना है, वो हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसी तरह अगर हमें कॉस ए माइनस बी लिखना है तो वो हो जाएगा कॉस ए कोस बी। अब पहले यहाँ पे माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा और साइन ए साइन बी। कॉस वाले में उल्टा होता है, कॉस वाले में अगर इधर पे प्लस है तो इधर माइनस आ जाता है, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है।
साइन वाले में इधर माइनस है तो इधर माइनस ही आएगा, इधर प्लस है तो इधर प्लस ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। और जो वो टेन थीटा था उसका फॉर्मूला अभी भी वही है, टेन ए माइनस बी लिख रहा है, लेकिन अब पिछली बार क्या हुआ था, हमने लिखा था टेन ए प्लस बी का, तो यहां पे लिखा था टेन ए प्लस टेन बी, तो यहां हो जाएगा माइनस टेन बी और नीचे आ जाएगा वन माइनस टेन ए, वन प्लस टेन ए टेन बी। क्लियर है बच्चों, बस माइनस प्लस म्यूचुअली इंटरचेंज हो गए। तो सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले लर्न करने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है, यहां तक आगे बढ़े। अब अगर कुछ ऐसी वैल्यूज आती हैं हमारे सामने, ठीक है ना, अब अगर ऐसी वैल्यूज आती हैं कुछ हमारे सामने जिनका हम डायरेक्ट आंसर नहीं जानते, जैसे कि ये बोल रहा है कि साइन 75 डिग्री को इवैल्यूएट करो। अब अगर साइन 75 डिग्री को इवैल्यूएट करने की बात कर रहा है, ठीक, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू हम डायरेक्ट तो नहीं जानते, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये काम कर रहा है ए का, ये काम कर रहा है बी का, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इन सब की वैल्यूज हमें आती है, तो बस वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो चलो अब वैल्यू डाल देते हैं यहां पे। ये हो गया 1/√2, ठीक है, ये cos 30 मतलब √3/2, ये हो गया 1/√2 और ये हो गया 1/2। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास √3 + 1 अपॉन 2√2। क्लियर, क्लियर, कोई समस्या नहीं। सर आपने पहले भी तो पढ़ाया था वो को फंक्शन वाला, उससे कुछ कर लेते। सर आपने पहले भी तो को फंक्शन पढ़ाया था ना सर, वो उससे कर लेते ना सर अपन। सर ऐसे नहीं कर सकते क्या सर, कि मतलब है ना सर, देखो ये लिखा है साइन 75 डिग्री लिखा है सर, देखो तो सर एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं सर साइन 90 - 15 डिग्री लिख देते हैं सर इसको, और 90 - 15 डिग्री लिख देते हैं, और फिर सर देखो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो सर आंसर देखो प्लस में ही आएगा, तो सर ये तो कोस 15 डिग्री की वैल्यू होगी सर। हाँ, कोस 15 डिग्री की वैल्यू होगी, कोस 15 डिग्री की वैल्यू होगी, ये मैं मना नहीं कर रहा लेकिन हमें कोस 15 डिग्री की वैल्यू भी तो नहीं आती, हमें कोस 15 डिग्री की वैल्यू भी नहीं आती। पर हाँ, दिल है कि मानता नहीं, अगर हम ऐसे करते तो मेरे का अखंड भरोसा और असीम विश्वास है कि इसका आंसर भी यही आता। समझ रहे ना आप बात को? इसलिए जब मैं अगला सवाल करूंगा तो उसका आंसर मुझे पहले से पता है, क्योंकि अगला सवाल जानबूझ के मैंने कोस 15 डिग्री लिया है, क्योंकि अगर साइंस सही है तो इसका आंसर भी वही आना चाहिए। लेकिन अब cos 15 डिग्री को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे cos 15 डिग्री को? उसको लिखेंगे 45 - 30। सही बोल रहा हूं ना मैं? इसको 45 - 30 लिख देंगे, करेक्ट है? अब 45 - 30 लिखेंगे तो अब cos a - b का फॉर्मूला लगाना है अपने को, जो होगा cos a cos b, प्लस लिखूंगे माइनस, क्योंकि देखो cos में उल्टा होता है, यहां पे प्लस आएगा और यहां आएगा sin a sin b। अभी बताया था ना cos में उल्टा होता है, ठीक। ऐसा करने पर यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा हमारे पास √3/2, ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2। हे भगवान, ये तो वही आंसर आ गया जो पीछे उस स्लाइड में आया था। हाँ, तो भगवान की अपने से कोई लड़ाई थोड़ी है, वो तो सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि साइन 45 का जो आंसर होगा वही साइन 75 का जो आंसर होगा वही cos 15 डिग्री का होगा। ये तो मैं पहले पीछे ही बता चुका हूं, क्योंकि अगर अपनी को फंक्शन वाली थ्योरी सही थी तो
ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन समस्या क्या आ गई? समस्या ये आ गई कि ना तो हमें साइन 75 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू पता है, ना हमें कॉस 15 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू पता है। उसके लिए हमें एडिशन फॉर्मूला चाहिए या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला चाहिए। ठीक है यहां तक? अब अगर मैं यहां पर पूछता हूं कि 105 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब 105 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं पता, पर हाँ 60 और 45 को अगर हम ऐड कर लें तो हमें 105 डिग्री की वैल्यू पता चल सकती है। तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हम जानते ही हैं कि tan 45 तो 1 होगा और जो tan 60 होगा वो √3 होगा। हेलो, तो ये हमारे पास आएगा भैया √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 1। तो 1 लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर हो गया क्या? चलो फटाफट अंगूठा दिखाओ भाई जल्दी, अगर सही है तो, और अगर नहीं है तो जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। जल्दी करें। हाँ जी, सही एकदम कड़क, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब मान लो कि कुछ ऐसी वैल्यूज भी आ सकती हैं जो जोड़ने घटाने से तो नहीं बन रही हो लेकिन मल्टीप्लाई करने से बन रही हो। अगर मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा ना तो मैं बता दूंगा कि क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हम उतना पढ़ें जितना जेई एडवांस के बच्चे पढ़ रहे हैं। अपने को मैथ्स उतना सीखना है जितना कि अपनी फिजिक्स में जरूरत पड़ रही है। ठीक है, आधा तो मुझे उससे बहुत कहीं अधिक है और स्कोप भी बहुत सीखने का है, लेकिन सीखने के लिए पढ़ना ही नहीं है, एक परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ना है। उसको जितना परफेक्शन से काम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो अब आप बारी आती है कि हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला सीखना है। मतलब हो सकता है कि किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐसा नंबर बन जाए जो कि हम सोच पा रहे हो कि जिसका हमें आंसर निकालना है। जैसे कि अभी हमारे पास 75 डिग्री की वैल्यू पूछा थी उसने। 75 डिग्री की जगह अगर 74 डिग्री पूछ ले तो अब 74 डिग्री तो नहीं आता यार हमको। 74 डिग्री को लिख सकते हैं 2 इंटू 37 डिग्री, और 37 डिग्री की वैल्यू आती है हमको, चाहे साइन में हो, चाहे कॉस में हो, चाहे टेन में हो। तो जब ऐसा कोई वैल्यू आएगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर बना सकते हैं, तो उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला सीख रहे हैं। इसके बाद एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला भी होता है। एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला जैसे कि किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन वो हम नहीं सीखेंगे क्योंकि उतना स्कोप नहीं है, उतना आता नहीं हमारे एग्जाम में। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी लाइक SHM या किसी दूसरे चैप्टर में, तो उसे यहाँ सीखने की ज़रूरत नहीं, वहीं सीख लेंगे ताकि इमीडिएटली याद रहेगा। ठीक है, अभी हम उतना पढ़ रहे हैं जिससे कि हमें लगातार कभी समस्या ना आए। कभी कोई एक आध स्पेशल चीज एंड में आ जाएगी तो फिर उस समय सीख लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। जैसे कि मान लो अभी हमने लिखा था साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, जो था हमारे पास साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। याद आ रहा होगा आपको। अगर मैं इसको भी a लिख दूं और इसको भी a लिख दूं तो a प्लस a 2a हो जाएगा, यस और नो? अब मुझे हर जगह जहां भी b लिखा है उसको a लिख देना चाहिए। तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। हे भगवान, ये क्या देख लिया मैंने, ये लिख रहा है साइन 2a, जिसको लिख सकते हैं 2, क्योंकि ये और ये एक जैसा ही लिख रहा है, 2 साइन a
कॉस ए। हो सकता है किताब में ऐसे लिख दिया हो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान दिया जाए यहां पर जितना भी एंगल है यहां उसका आधा आधा एंगल है, इसलिए हो सकता है कि कभी साइन थीटा लिखा हो, तो अपन क्या करेंगे यहां पे उसका आधा कर देंगे, साइन थीटा बाय 2 कर देंगे, कॉस थीटा बाय 2 कर देंगे। यही इसका मतलब है। मतलब जो भी एंगल आपको यहां देखने को मिलेगा उसका आधा एंगल यहां पे देखने को मिलेगा। बोलिए, क्लियर हो गई क्या बात? जल्दी जल्दी बोलिए। अरे अंगूठा दिखाओ भाई जल्दी। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आया कहां से ये भी पता है। अपन ने याद करने के नाम पे सिर्फ साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी ये याद किए, बात बाकी सब लॉजिकली चल रहा है। ठीक है। और उनको भी डिराइव कर सकते थे, लेकिन मतलब मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि उनको डिराइव करके कुछ फायदा नहीं है। डिराइव कर सकते हैं लेकिन डिराइव करके फायदा होना चाहिए। जिंदगी में फायदा नहीं है तो नहीं करेंगे वो वाला काम। ठीक, ओके है। चलो आगे चलते हैं। फिर ऐसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता होगा, तो उसमें भी क्या अकल लगाए कि cos a प्लस बी होता था। तो हे भगवान वो क्या होता था? वो होता था cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अगर मैं जितने भी b हैं उनको a लिख दूं तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास cos 2a, और ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। तो cos a इंटू कॉस ए मतलब बच्चों हो जाएगा cos स्क्वायर a, साइन a इंटू साइन a मतलब बच्चों हो जाएगा साइन स्क्वायर a। ये बात चमक गई क्या? चमक गई तो अंगूठा चाहिए, चमक गई तो अंगूठा चाहिए, नहीं चमकी तो दोबारा बताएंगे। फिर से सुन लो, a प्लस बी में हर जगह b को a लिख दिया, इसीलिए तो ये 2a हुआ। जब यहां भी a लिख देंगे तो ये cos है और ये cos a है, तो ये cos स्क्वायर a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कम ऑन, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो इसलिए cos 2 थीटा का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो सकता है कि आपकी किताब में इस तरह से देखने को मिले, क्योंकि वो ज्यादातर फॉर्मूले थीटा में लिखते हैं। a 2a अल्फा बीटा हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सहमत यहां तक? ओके है, बढ़िया। अब हम इसको थोड़ा सा बोलना चाहिए कि मैनिपुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी पहले, वो पढ़ी थी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जरूरत पड़ने पर हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोस स्क्वायर थीटा को जरूरत पड़ने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा? बढ़िया। तो जरूरत पड़ने पर हम एक को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एक को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब जरूरत पड़ गई तो हमने इस cos 2 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए समझो कि इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ऐसा करने पर cos 2 थीटा बराबर हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों जुड़ गए, इसलिए cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है जरूरत पड़ने पर। ठीक है,
क्लियर है? तो आपके पास cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला तो हो सकता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि सबसे सरल है। इसी को मॉडिफाई करके हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दी, इसलिए ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसको एक और बार मॉडिफाई करते और हम यहाँ पर cos 2 थीटा की वैल्यू लिखना चाहते, लेकिन अब की बार इस cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते, ठीक है। ऐसा करने पर हमारे पास cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, ठीक है। बोलो बेटा बोलो। अच्छा, मैंने इन दोनों को कैसे याद कर रखा है, इस वाले को और इस वाले को मैंने कैसे याद कर रखा है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक तो यही था, मैंने अपने बचपन से मैंने इनको कैसे याद कर रखा है, जो ज्यादातर फिजिक्स में यूज होता है, मैंने इनको कैसे याद कर रखा है। मैंने याद कर रखा है कि अगर मैं देखो इस 1 को इधर लाऊंगा तो ये 1 प्लस का हो जाएगा ना। मैंने याद कर रखा है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ऐसे याद कर रखा है, आपकी मर्जी आप कैसे भी याद रखो, पर फिजिक्स में ये टर्म ज्यादा यूज होती है, ये वाली टर्म ज्यादा यूज होती है। ज्यादातर हमें 1 माइनस cos 2 थीटा या 1 प्लस cos 2 थीटा को रिप्लेस करना पड़ता है, और जब हमें 1 माइनस cos 2 थीटा या 1 प्लस cos 2 थीटा को रिप्लेस करना पड़ता है, तो जब माइनस होता है तो आंसर साइन में आ जाता है, प्लस होता है तो आंसर कॉस में आ जाता है। ये मैंने लर्न कर रखा है और इस तरह मेरा काम तेजी से चलता रहता है। आप भी इसी तरह लर्न कर लोगे तो आपका काम भी तेजी से चलने लगेगा। बोलो जी, क्लियर है क्या बात? ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर अब बचा tan वाला, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था वो था भाइयों और बहनों tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, यही था। तो अब हम अगर इसमें हर b को a लिख दे तो ये बन जाएगा tan 2a, ये भी होगा tan a और ये भी होगा tan a, तो ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस, ये दोनों tan a होंगे तो tan स्क्वायर a, ठीक। तो इस तरह से हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई भी परेशानी, समस्या, दुख, तकलीफ इत्यादि हो तो अपन आपस में चर्चा कर लें, नहीं हो तो आगे बढ़े। क्या हमें क्लियर है कि 2 थीटा वाले फॉर्मूले कितने होते हैं? साइन 2 थीटा बहुत सिंपल है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा बहुत सिंपल है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद दो और एक्स्ट्रा फॉर्मूले बन जाते हैं, पर वो फॉर्मूले कैसे याद रखता हूं मैं? वो फॉर्मूले में कैसे याद रखता हूं कि 1 प्लस cos 2 थीटा होगा या 1 माइनस cos 2 थीटा होगा, और जब प्लस होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा, और जब माइनस होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? और tan 2 थीटा होगा तो सिंपल है ही। ओके, चलें आगे। अब आ गया भैया हमारे पास साइन 74 डिग्री। साइन 74 डिग्री की वैल्यू निकालना है हमको। साइन 74 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए इसको लिखना पड़ेगा साइन 2 इंटू 37 डिग्री, क्योंकि 74 की डायरेक्ट तो जानते ही नहीं है, तो 2 इंटू 37 कर रहे हैं।
अब अभी हमने क्या पढ़ा था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो जी, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन 37 और यहाँ आ जाएगा कॉस 37। साइन 37 की वैल्यू होती 3/5, कॉस 37 की वैल्यू होती 4/5, कल ही पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये हो गया 24/25। ओके, क्लियर। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आया जिसमें वो बोल रहा है कि इवैल्यूएट cos 106 डिग्री, cos 106 डिग्री, 106 डिग्री की वैल्यू बताना है cos में। अब 106 तो हम नहीं जानते यार, लेकिन 106 को 2 से डिवाइड करके देखा तो 53 आ रहा है, 53 की वैल्यू हम जानते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cos 2 × 53 डिग्री। अब हमें पता चला कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है हमें। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। cos 53 की वैल्यू होती थी 3/5 और साइन 53 की वैल्यू होती थी 4/5। कल बताया था और कहा था याद चाहिए, अगर याद नहीं की है तो दिक्कत होगी। तो नीचे तो ये 25 आया और एलसीएम आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 16, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 7/25। क्लियर है बच्चों। अब आते हैं सबसे खतरनाक फॉर्मूला जिनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम, यानी साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी के फॉर्मूला, जिनको सबसे टफ फॉर्मूला माना जाता है और बच्चों को याद नहीं होते। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, उसके बाद हो सकता है याद आ जाए। मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला याद करवाया, बाकी सबकी ट्रिक है। फॉर्मूला केवल एक याद करवाया था, साइन ए प्लस बी वाला याद करवाया था, कॉस ए प्लस बी वाला, मतलब सम वाले याद करवाए थे। उसके बाद बाकी सबकी ट्रिक है। डिफरेंस वाले बनाने थे तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो गया था। फिर अभी मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला बनवाया तो हर जगह बी को ए रख दिया था, तो सबके आंसर आते चले गए। क्लियर है, बात सही है ना, ठीक है ना। चलो जी, प्रयास कर दे आगे। अब मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम करना है हमें। तो देखो, ग्रास रूट लेवल पे मुझे तो यही फॉर्मूला आता है। कौन सा वाला फॉर्मूला आता है मुझे? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है मुझे, जो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखो, हर फॉर्मूले का एक पैटर्न है। ये हमें पहले से आता है, ये वाला फॉर्मूला हमारा बेस फॉर्मूला है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, आपको कोई बोलेगा कि ये वाला फॉर्मूला लिखो, वो बोलेगा आपसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिखो, या बोलेगा आपसे कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिखो। ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा। इसमें हमें पहले से आंसर पता है इसका आंसर है कि 2 आएगा, फिर यहां कुछ आएगा, फिर यहाँ c प्लस डी बाई 2 आएगा, फिर यहाँ कुछ आएगा, और यहाँ पर c माइनस डी बाई 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 आएगा और हर बार ऐसे ही आएगा। यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 आएगा और यहाँ पे फिर कुछ आएगा और c माइनस डी बाई 2 आएगा। अब ये कुछ हम भूल जाएंगे हर बार, क्योंकि ये कुछ हम भूल जाते हैं हर बार, इस वजह से हमारा सवाल गलत हो जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं
कि अगर यहां बीच में प्लस लगा है तो इसके जैसा आंसर आएगा, और अगर यहां बीच में माइनस लगा है तो इसके जैसा आंसर आएगा। इसका मतलब इस कुछ कुछ में साइन आएगा और इस कुछ कुछ में कॉस आएगा, और इसमें कॉस आएगा और यहां साइन आएगा। जय बजरंगबली। आप भूल ही नहीं सकते, आप भूल ही नहीं सकते। आपको बस आंख बंद करके सोचना है कि साइन ए प्लस बी क्या होता था। साइन ए प्लस बी में पहली टर्म आती थी साइन ए कॉस बी। तो अच्छा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ साइन आएगा, यहाँ कॉस आएगा। ये वैल्यू तो पहले से ही सेट है, 2 आना ही है, सी प्लस डी बाई 2 आना ही है, सी माइनस डी बाई 2 आना ही है। बोलो भैया, हेलो, बात बन गई नहीं बनी? क्लियर है ना? हाँ, तो हमें ऐसे ही पढ़ना है कि हमारा काम बन जाए और हमें बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं करना पड़े, क्योंकि अगर हम मैथ्स के चक्कर में पढ़ना चाहते थे तो हमें वाकई में जेईई की तैयारी कर लेना चाहिए थी। फिजिक्स की लैंग्वेज मैथ है, मैं आपको पूरे के पूरे फिनोमिनन एकदम एग्जैक्ट कोर तक सिखाऊंगा, लेकिन मैं मैथ्स हटा दूंगा उसमें से। मैं आपको डायरेक्ट फिजिक्स ही सिखाऊंगा, लेकिन जितना बहुत मुझे मैथ्स की जरूरत पड़ेगी अब वो तो मुझे यूज करना पड़ेगा यार। अब अगर आप मेरी ट्रिक समझ गए हो तो आप तुरंत ही, आपकी योग्यता होगी कि आप समझ जाओगे कि सर देखो, कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता था ना, वो होता था सर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सर ये होता था। इसलिए सर पक्का है कि जब आप हमसे पूछोगे कि cos C प्लस cos D का आंसर बताओ, तो सर हमें पता है यहाँ 2 आएगा, यहाँ C प्लस डी बाई 2 आएगा, यहाँ पर C माइनस डी बाई 2 आएगा। अभी आपने बताया था, बस हमें यहाँ जो वैल्यू आने वाली है और यहाँ जो वैल्यू आने वाली है वो भरना है। और अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर भरना चाहते हैं तो ये जो आगे वाली टर्म है ये प्लस वाले का आंसर बताती है। इसलिए सर कॉस ही कॉस आएगा, इसलिए अरे वाह, कॉस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों जगह कॉस ही आएगा। प्लस वाला है तो, माइनस वाला है तो दोनों जगह साइन आएगा, माइनस वाला है तो दोनों जगह साइन आएगा। इसलिए अगर हम cos C माइनस cos D करने वाले हैं तो हो जाएगा 2 साइन C प्लस डी बाई 2 साइन C माइनस डी बाई 2। लेकिन इसमें हो गई एक छोटी सी गड़बड़, बाकी सब तो सही है पर एक हल्की सी गड़बड़ हो गई। हल्की सी गड़बड़ क्या? वो ये हो गई कि यहां पे पहले से ना माइनस लिखा था यार, ये ना माइनस पहले से लिखा था यार, तो इस माइनस की वजह से यहां पे एक माइनस भी आता रहेगा आगे। समझ गए क्या बात को? क्लियर है ना? ठीक है। अब जो बहुत ही उस्ताद लड़के हैं, एकदम जोरदार दिमाग वाली लड़कियां हैं, वो पहले अब उल्टा भी सोच पाएंगी कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है cos C प्लस डी बाई 2 और cos C माइनस डी बाई 2, इसका मतलब cos और cos ही आ रहा है, इसका मतलब वो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला था। साइन और साइन ही आ रहा है, हे भगवान, इसका मतलब वो cos C माइनस cos D का आंसर। यस, एक साइन एक कॉस आ रहा है, इसका मतलब जरूर वहां पे ना वो साइन C प्लस डी या साइन C माइनस डी का आंसर था। तो उल्टा भी सोच सकते हैं। जब स्टैंडिंग वेव्स वगैरह पढ़ेंगे तो इसका बहुत यूज आएगा, 11th क्लास में ही पाई जाती है वेव मोशन, और वहां पे हम वो बच्चे होंगे, वहां मैं रिवाइज भी करा दूंगा, तो हम वो लोग होंगे जिन्हें डायरेक्ट दिख रहा होगा कि अरे वाह ये होता है सर, बाकी लोगों का पता नहीं। ठीक है? हाँ भाई, बताओ भाई एक बार अंगूठा, संजना, सोनू, अमित, अनुभव, श्रुति, अमित, पांडे जी,
बढ़िया, जबरदस्त। चलें आगे। अरे बोला है साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, साइन सी प्लस साइन डी। ओहो, साइन सी प्लस साइन डी यानी 2 कुछ कुछ सी प्लस डी बाई 2 कुछ कुछ सी माइनस डी बाई 2। ओहो, ये लिखना है। अब कुछ कुछ मैं क्या लिखूं? हे भगवान, यहां तो प्लस लगा हुआ है। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी मतलब पहले साइन आएगा फिर कोस आएगा, मतलब यहां पे साइन आएगा यहां पे कोस आएगा, अभी पढ़ाया था। ओहो, ये हो गया 90/2 मतलब 45, ये हो गया साइन 45, ये हो गया माइनस कितना हुआ 60/2 मतलब कॉस 30। तो ये कितना हो गया 2, ये कितना होता है 1/√2, ये कितना होता है √3/2। दो नहीं रहे, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, शांति मतलब पीस। चलो, तो ये हो गया हमारे पास √3/2। कम ऑन, अरे भाई क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हो गया? बहुत सही। ठीक है, चलें आगे चलें। बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे देखते हैं। अब बोला है साइन 75 माइनस 15 डिग्री, साइन 75 माइनस साइन 15 डिग्री, इसका मतलब साइन सी माइनस साइन डी। माइनस मतलब पीछे वाला आएगा, पीछे क्या होता है कोस ए साइन बी, तो 2 आएगा, सी प्लस डी बाई 2 आएगा, सी प्लस डी बाई 2 आएगा और c माइनस डी बाई 2 आएगा। इतना आने से तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर देखना क्या है कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा। हे भगवान, यहां तो माइनस लगा है। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में पहले आता था साइन ए कॉस बी, फिर आता था कॉस ए साइन बी, मतलब कॉस पहले आएगा साइन बाद में आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 और ये कितने हो गए cos 45 डिग्री और ये कितने हो गए sin 30 डिग्री। दोबारा से इवैल्यूएट कर दे, 2 ये हो गया 1/√2 और ये कितना हो गया 1/2। ये खत्म हो गए, फटाफट आंसर आ गया। कम ऑन, बोलो भाई। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको क्या नहीं सिखाया, मैंने आपको जैसे साइन 111 डिग्री की वैल्यू निकाला नहीं सिखाई, क्योंकि 111 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा साइन 3 थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आता ही नहीं है, वैसे भी धीरे धीरे नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ पूछ ही नहीं रहे हैं, तो वो आता ही नहीं है। अब अगर पूरी फिजिक्स में एक आध जगह कहीं यूज़ हो रहा होगा स्पेशली, तो जब वो जगह आएगी वहीं सिखा दूंगा। तो जबरदस्ती दिमाग को लोड करने की जरूरत पे काम नहीं करेंगे, ठीक है? बोलो बच्चों, ये इसमें सहमत है ना हम लोग? क्या ऐसा ही करना चाहिए? अब एक चीज और होती है कि अपने को बहुत छोटे एंगल्स की वैल्यू निकालना हो, बहुत ज्यादा छोटे एंगल्स की वैल्यू निकालना, तो ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है, ये तो किसी भी एंगल के लिए आ सकती होगी, इसलिए इनके बारे में ये जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, उसमें आप कोई भी वैल्यू डालते हो वो तुरंत से आंसर निकाल के दे देता है। आप उससे साइन
1 डिग्री की भी पूछ सकते हो, 2 डिग्री की भी पूछ सकते हो, 3.5 डिग्री की भी पूछ सकते हो, आपकी मर्जी पड़े उतनी डिग्री की पूछ लो, वो आपको आंसर निकाल के बता देता है। तो ये कैसे हो जाता है, मतलब आंसर कैसे निकल आता है? उसके दिमाग में कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ फिट करके रखते होंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में साइन थीटा की सीरीज हमें याद है क्या होती है, वो होती है थीटा। हाँ, लेकिन ये सीरीज कब सही है, उनके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, ये क्या कर दिया मैंने, चलिए, हाँ, तो इनके लिए एक कंडीशन है कि जो थीटा है वो रेडियन में ही मेजर किया गया हो, इसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा। यानी जो भी मैं यहां पे फॉर्मूला लिखने वाला हूं उसमें थीटा की वैल्यू डिग्री में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं साइन थीटा, तो साइन थीटा की सीरीज क्या होगी, साइन थीटा एक चीज और होती है फिक्टोरियल। जैसे अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूं फिक्टोरियल 2 तो उसका मतलब है 2 × 1, अगर मैं फिक्टोरियल 3 तो इसका मतलब होता है 3 × 2 × 1 एंड सो ऑन। समझ रहे हैं आप बात को। तो इसकी सीरीज होती है थीटा माइनस थीटा की पावर 3 अपॉन फिक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फिक्टोरियल 5 माइनस थीटा रेज टू दी पावर 7 अपॉन फिक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। और ये इन्फिनिटी तक जा रही है। अब आपको लग रहा होगा कि वैल्यू बढ़ रही है, हाँ लग सकता है, अभी मैं समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अब कोस थीटा की अगर हम बात करें, कोस थीटा में आंसर कैसे आएगा, कोस थीटा में आंसर आएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फिक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फिक्टोरियल 4 माइनस थीटा की पावर 6 अपॉन फिक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। और ये भी अप टू इन्फिनिटी मामला चल रहा है, ठीक है। क्या हमें इस सीरीज से कुछ हासिल करना चाहते हैं, क्या हम कभी भी इसमें यहाँ वैल्यू रख के ये कभी कुछ करेंगे, नहीं, आपकी कसम कभी भी नहीं करेंगे। वो साइंटिफिक कैलकुलेटर करता रहेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कभी हम ऐसे जाल में फंस गए जिसमें थीटा बहुत छोटा दिया है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बहुत छोटा दिया है, तो अगर हम ऐसे जाल में फंस गए जब थीटा स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, अब अगर थीटा बहुत ही छोटा है, अब आप बोलोगे साहब 1 डिग्री तो 1 डिग्री होता है वो 1 डिग्री नहीं होता ना, दिक्कत ये है कि यहाँ पर रेडियन में रखना है वैल्यू। और अगर हम देखें कि 1 डिग्री कितना होता है, तो 1 डिग्री होता है π/180 रेडियन। और अगर हम सोचे पाई कितना होता है तो वो 3.14 होता है। और इसलिए अगर हम 1 डिग्री के बारे में सोच रहे हैं तो 1 डिग्री छोटा एंगल क्यों है, अगर मैं इसकी रफ वैल्यू निकालूं, इसको 3 मान लूं, तो ये 1/60 रेडियन है। इसको मैंने लगभग 3 मान लिया, तो ये 1/60 रेडियन है। मतलब कि 1 डिग्री रेडियन से में नापोगे तो बहुत ही घटिया है, बहुत ही छोटा है। इसलिए जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 9 डिग्री 8 डिग्री नापते हैं तो हमें लगता है कि 8 डिग्री तो एक बढ़िया नंबर है, 9 डिग्री तो एक बढ़िया नंबर है, लेकिन जब उसमें रेडियन में निकालते हैं तो उसकी बैंड बच चुकी होती है, वो बहुत ही गंदा सा नंबर आ रहा होता है, डेसिबल में जरा सा नंबर आ रहा होता है। बोलो बात समझे। इसलिए अगर थीटा 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री 3 डिग्री कुछ है, इसका मतलब वो छोटा ही है अगर वो डिग्री में दिया, क्योंकि हमें यहाँ डिग्री में नहीं रखना है महाराज, किस में रखना है, रेडियन में रखना है। तो जब हम यहाँ रेडियन में रखेंगे तो वो वाकई में बहुत छोटा नंबर है। अब चूंकि वो बहुत छोटा नंबर है, इस वजह से जब मान लो अपन 0.5 का स्क्वायर करें
तो वो 0.25 बन जाता है, मतलब 98 का स्क्वायर करने में 54 बन जाती है। इसका मतलब जो छोटे नंबर होते हैं डेसिबल वाले, उनका स्क्वायर करने पर वो नंबर और छोटे हो जाते हैं, और फिर नीचे भी डिनोमिनेटर अच्छा खासा है, 3 × 2 × 1 है। तो ये जो आगे वाले नंबर हैं इनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इस वजह से जब हम साइन थीटा छोटा होता है तो उसे लगभग थीटा लिख सकते हैं, और इसी तरह जब कॉस थीटा छोटा होता है तो हम उसे लगभग 1 लिख सकते हैं। और ऐसा हम कम से कम 1000 बार करेंगे पूरी फिजिक्स में। रे ऑप्टिक्स पढ़ते समय तो बहुत ही बार करेंगे, अनगिनत बार करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें यह समझना होगा कि हम यहाँ पे ये कई बार करें। अब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू अगर थीटा छोटा है तो ऊपर थीटा आएगा, नीचे 1 आएगा, तो ये भी लगभग कितना होगा? थीटा। इसका मतलब अगर थीटा छोटा हो तो साइन थीटा और टेन थीटा को तो थीटा ही लिख सकते हैं डायरेक्ट, पर जो भी वैल्यू है वो किस में? डिग्री में नहीं चलेगी, किस में रखना पड़ेगी? रेडियन में रखना पड़ेगी। और क्वेश्चन बनाने वाला आपको वैल्यू किस में देगा? डिग्री में देगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? बोलो भाई। हाँ, जैसे कि हम सवाल करते हैं, जैसे कि हम समझ गए क्योंकि 1 डिग्री बहुत छोटा होता है तो 3 डिग्री बहुत छोटा होता है, 10 डिग्री बहुत छोटा होता है, तो 3 डिग्री छोटा ही है। इसके लिए किसी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है कि 3 डिग्री छोटा है कि नहीं है। मैं कह रहा हूं है, तो मुझे उखाड़ना उखाड़ लो, मैं कह रहा हूं ना यार। अरे यार मेरी बात भरोसा नहीं। अरे भाई मैं कह रहा हूं भाई 1 डिग्री 3 डिग्री बहुत छोटा होता है, 3 डिग्री बहुत छोटा होता है, लेकिन 3 डिग्री नहीं लिखना है। पहले तो इसको चेंज करना है 3 और इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इसमें से साइन हटा सकता हूं यहां से, क्योंकि अब ये बहुत छोटा है ना। ऐसे मत लिख देना साइन 3 डिग्री बराबर 3 डिग्री, पड़ेगा जोर से फटाक, तबीयत बेकार हो जाएगी। तो इसकी आंसर आ जाएगी π/60 सीधे। बोलो बोलो भाई, क्लियर बात है? हाँ, आपको किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही एप्लीकेशन पर? मतलब ऑडियो विजुअल कुछ नहीं? और इसके बाद शायद क्लास भी तुरंत आई जाती है, आपकी रिकॉर्डिंग भी कुछ देर बाद, है ना। आज लगभग अपना जो है वो ये अभी समय तो हो गया है, तो मैं इस क्लास को तो ऑफ करूंगा। इसके बाद इसमें ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूँ। यहाँ तक मैं आपको पीडीएफ अभी दे दूंगा, 1 2 और ये 3 है ना, 87 तक, ठीक है ना। यानी 31 पेजेस की ये पीडीएफ होगी, है ना। तो ये मैं दे के जा रहा हूँ। बाकी के 3 सवाल आप करने की कोशिश करना, नहीं आएंगे तो मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा। और फिर आपका मेंटरशिप सेशन भी रखेंगे। इसमें थोड़ी बहुत बातें हैं जो हल्की फुल्की बातें हैं जो मुझे आपको और बताना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वगैरह। तो ये 10-15 मिनट का और सेशन है, वो आज पूरा हो जाता, लेकिन शुरू में प्रिंस सर की क्लास लेट हो गई तो फिर मैंने क्लास लेट शुरू की, तो इस चक्कर में जो है वो थोड़ा सा 10-15 मिनट रह गया, और इस वजह से ये रह गया। नहीं तो अगली बार सीधे ग्राफ से ही शुरू करते। बट कोई बात नहीं, अगली बार मैं थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लूँगा अंकित सर से बात करके, तो मेरा ग्राफ जैसा लेक्चर होना है वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो ऑफ करते हैं, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू।